Yes, students, welcome in our video classes. As you know, we are discussing about the musculoskeletal disorder. Today, we are discuss on osteomyelitis. Osteomyelitis is the inflammation of bone and bone marrow due to the infection. तो यहाँ सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ओस्टियोमाइलाइटिस का मीनिंग देख लेते हैं, ठीक है। द वर्ड इज़ फ्रॉम ग्रीक वर्ड। तो तीन वर्ड है यहाँ पर जिनको मिलकर के ओस्टियोमाइलाइटिस बनता है। फर्स्ट वर्ड है ओस्टियोन, मीन्स बोन। सेकंड वर्ड इज माइलो, मीन्स मैरो। एंड थर्ड वर्ड इज आइटिस, मीन inflammation, means bone and bone marrow inflammation is known as osteomyelitis. Okay, right. Next we are discuss about the definition. Definition क्लियर हो गया होगा, वैसे मीनिंग से क्लियर हो जाता है कि क्या डेफिनेशन है। फिर भी डेफिनेशन: osteomyelitis is a severe infection of the bone, bone marrow and surrounding structure that results in inflammation and necrosis. It is characterized by fever, pain, swelling, tenderness and difficulty in movement. ठीक है, तो कहीं पर भी इन्फेक्शन बोन के अंदर हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो उसकी वजह से जो है फीवर होगा पेशेंट को, ठीक है, पेन होगा, स्वेलिंग होगी, टेंडरनेस वहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी और इसी के साथ डिफ़िकल्टी होगी मूवमेंट में। जो भी बोन अफेक्टेड होगी वहाँ की मूवमेंट जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगी मूवमेंट, ठीक है। नेक्स्ट रिस्क फैक्टर्स। तो रिस्क फैक्टर में चिल्ड्रंस के अंदर ओस्टियोमाइलाइटिस जो है वो कॉमनली देखा जाता है, ठीक है। सेकंड ओल्डर एज में भी कॉमन है। थर्ड जेंडर की हम बात करें तो कॉमन इन मेल्स, यानी मेल्स में ज़्यादा है, फीमेल्स में कम होता है। फोर्थ रिस्क फैक्टर आ जाता है डायबिटीज़ एंड वस्कुलर डिजीज़। तो डायबिटीज़ में और वस्कुलर डिजीज़ में दोनों में ही क्या है कि ये जो है फेवरेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराती है जिससे कि इन्फेक्शन जो है इजीली वो जो है अकर हो सके और इन्फेक्शन इजीली बैक्टीरिया जो है वो ग्रोथ कर सके बोन के अंदर। impaired immune system, those with chronic illness like diabetes, history of rheumatic arthritis। तो जिसका इम्यून सिस्टम वीक है, जिसको कि क्रोनिक इन्फेक्शन पहले हो चुके हैं, जैसे किसी को ट्यूबरकुलोसिस पहले हो चुका है या रेमेटोइड अर्थराइटिस किसी को हो चुका है, तो ये सब जो है क्रोनिक इलनेस कंडीशन है जो कि कहीं ना कहीं सेकेंडरी डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है ओस्टियोमाइलाइटिस के। दोज रिसीविंग लॉन्ग टर्म कोर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी और इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, ठीक है, ऐसे सारे इंडिविजुअल जो काफ़ी टाइम से कोर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन ले रहे हैं। तो कोर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन क्या करती है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देती है, ठीक है। कई सारी ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है तो उसमें जो है डॉक्टर द्वारा कोर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन जो है, या कई सारी इन्फ्लामेटरी क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ होती है तो उनके लिए भी जो है सजेस्ट किया जाता है। बट उनका एडवर्स इफेक्ट यहाँ पर होता है कि इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, और जब इम्यून सिस्टम वीक होगा तो कोई भी इन्फेक्शन जो है वो इजीली डेवलप्ड हो जाता है या इन्फेक्शन के डेवलप्ड होने के चांस इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेटिव एंड सर्जिकल इन्फेक्शन। ऑपरेटिव एंड सर्जिकल इन्फेक्शन यानी कोई भी, जैसे किसी को फ्रैक्चर हुआ है, बोन इंजरी हुई है और उसको उसके रिगार्डिंग सर्जरी की जा रही है, उसको हो सकता है कोई जो है इम्प्लांटेशन किया जा रहा हो, किसी भी तरह का ऑर्थोपेडिक इम्प्लांटेशन किया जा रहा है तो सर्जरी की जाएगी। तो सर्जरी में जो है अगर असेप्टिक टेक्निक नहीं होता, वहाँ पर फेलियर हो जाता है असेप्टिक टेक्निक का, तो उस कंडीशन में ड्यूरिंग और आफ्टर द सर्जरी इन्फेक्शन जो है वो बोन तक पहुँच जाएगा। नेक्स्ट फ्रैक्चर और बोन इंजरी, और यहाँ फ्रैक्चर में स्पेसिफिक टाइप आ जाता है, ठीक है। स्पेसिफिक टाइप की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ओपन फ्रैक्चर, ठीक है। ओपन फ्रैक्चर जो है वो सबसे ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड कराता है ओस्टियोमाइलाइटिस के लिए, ठीक है, क्योंकि ओपन बोन फ्रैक्चर में क्या होगा कि बोन टूट करके सीधी जो है बाहर आ जाएगी। ऐसे नॉर्मल हमने सबने देखा है बोन के स्ट्रक्चर में कि बोन जो है, जैसे कि ये एक बोन है, ठीक है, तो इसके सराउंडिंग में जो है यहाँ पर मसल्स हैं, टेंडन है, लिगामेंट है और स्किन है। तो फ्रैक्चर की कंडीशन में जब
जो ये स्किन कवरिंग है इसको क्रॉस करते हुए जो है बोन अगर बाहर आ रही है तो ये कंडीशन जो है ओपन फ्रैक्चर की कंडीशन कहलाती है ना। हम फ्रैक्चर डिस्कस करेंगे तब इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट ओपन फ्रैक्चर जिसमें कि बोन जो है वो स्किन को पेनिट्रेट करते हुए बाहर आ जाए ओपन फ्रैक्चर कहलाता है। तो उसमें भी जो है क्योंकि एक डायरेक्ट ओपनिंग बन जाती है, बोन जो है वो बाहर आ चुकी है, उसकी जो कवरिंग है, जो प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं सारी की सारी, उनको वो डैमेज करते हुए बाहर आ गई है, तो इसलिए यहाँ पर इन्फेक्शन होने की रिस्क बढ़ जाती है। ठीक है। नेक्स्ट, आईवी ड्रग यूज़र जो होते हैं, जो कि जो है नशा करते हैं इंट्रावीनस रूट से, या जो हम कह सकते हैं सिरिंज से, निडल से, तो इस तरह से अगर कोई ड्रग्स ले रहा है तो वो मल्टीपल, एक ही निडल को जो है काफ़ी सारे लोग यूज़ करते हैं, तो वहाँ हेमेटोजीनस ट्रांसमिशन का जो रिस्क है वो इंक्रीज़ हो जाता है। यानी एक इंडिविजुअल को अगर इस तरह का कोई इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन जो है दूसरे को इजीली ट्रांसमिट हो जाता है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर हैं। नेक्स्ट, हम कोज की बात करें तो मोर देन 50% कोज्ड बाय स्टेफाइलोकोकस ओरियस। ठीक है, एक स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है यहाँ पर स्टेफाइलो ओरियस, इसी से जो है 50% से ज़्यादा केसेस जो हैं वो अकर होते हैं, और ये बहुत जो है एक तरह का इन्फेक्शन जो है वो क्रोनिक कंडीशन के लिए भी, क्रोनिक डेवलपमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। अदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो नॉन पायोजेनिक होते हैं, बट ये जो स्टेफाइलोकोकस ओरियस है ये एक पायोजेनिक बैक्टीरिया है, यानी कि ये पस फॉर्मेशन भी करता है इन्फेक्शन के साथ साथ, और कंडीशन को जो है वो ज़्यादा सीवियर, ज़्यादा क्रोनिक बनाता है। सेकंड, अदर पैथोजन, जो हम पैथोजन इंक्लूड ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म लाइक स्ट्रेप्टोकोकाई एंड एंट्रोकोकाई, followed by gram negative bacteria including Pseudomonas gonococcai। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में स्ट्रेप्टोकोकाई और एंट्रोकोकाई हैं, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी जो है वो इस कंडीशन को अकर कर सकते हैं, जिसमें सोडोमोनास और गोनोकोकाई मेन है। ठीक है। और जो यहाँ पर कोज हो सकता है एनिमल बाइट की वजह से हो सकता है, क्योंकि एनिमल बाइट से जो है बोन तो नहीं बट सबक्यूटेनियस टिश्यू जो है वो इंजर्ड हो जाते हैं कई बार, और उसमें जो है फिर इजीली इन्फेक्शन, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इजीली एंटर होगा, और वहाँ से फिर वो, क्योंकि बोन उसके सराउंडिंग, बोन के सराउंडिंग स्ट्रक्चर में जो है सॉफ्ट टिश्यू में वहाँ इन्फेक्शन पहुँच गया है, तो धीरे धीरे स्प्रेड होता हुआ बोन तक चला जाएगा। ठीक है, तो ये एनिमल बाइट की वजह से भी ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट एसोसिएट कंडीशन आ जाती है सिकल सेल डिजीज़। सिकल सेल डिजीज़ में मेनली साल्मोनेला बैक्टीरिया की वजह से जो है ये कंडीशन हो सकती है, ऑस्टियोमाइलाइटिस की कंडीशन डेवलप्ड हो सकती है। ठीक है। एसटीडी अगर किसी को है तो उसमें निजेरिया गोनेरिया की वजह से, निजेरिया गोनेरिया जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, उसकी वजह से जो है यहाँ पर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, इन्फेक्शन डेवलप्ड हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, हम रूट्स की बात कर लें। रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन क्या रहेंगे ऑस्टियोमाइलाइटिस के लिए? तो फर्स्ट जो है यहाँ पर हेमेटोजीनस ऑस्टियोमाइलाइटिस, यानी हेमेटोजीनस नाम से समझ में आ गया होगा, थ्रू द ब्लड। ठीक है, तो ब्लड बोर्न स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शन मोर कॉमन इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में ज़्यादा कॉमन है कंपेरेटिवली एडल्ट, हेमेटोजीनस रूट से जो है इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन होना। ठीक है। सेकंड जो है डायरेक्ट इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कंटामिनेशन। ठीक है, सेकंड टाइप जो है डायरेक्ट कंटामिनेशन फ्रॉम द बोन सर्जरी, ओपन फ्रैक्चर और ट्रॉमेटिक इंजरी। तो ये, या गन शॉट वुंड, इस तरह का अगर कुछ भी पेनिट्रेट करता हुआ अगर बोन तक पहुंच रहा है तो वो एक ही तरह से हो सकता है, या तो ओपन फ्रैक्चर हो, बोन सर्जरी हो, या कुछ भी ट्रॉमा हो रहा है जैसे कि गन शॉट इंजरी, यानी कि गोली लगी, तो गोली भी जो है वो स्किन से लेकर के डैमेज करते हुए तक बोन तक जा सकती है। इसी तरह से अगर बहुत ज़्यादा शार्प इंस्ट्रूमेंट कोई जो है वो अगर पेनेट्रेट होगा तो वो भी स्किन से लेकर के बिल्कुल डीप मसल्स बोन तक जो है वो डैमेज कर सकता है, और इस तरह से एक ओपनिंग बन जाती है कि वहाँ से बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हो सके और बोन तक पहुँच सके। ठीक है, तो ये डायरेक्ट इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेकंड रूट हो जाता है। थर्ड हो जाता है कॉन्टेजियस फोकस। ठीक है, इसमें थ्रो द एडजासेंस ऑफ टिश्यू इन्फेक्शन, जो हमने डॉग बाइट या एनिमल बाइट का एग्जाम्पल पढ़ा था, तो इसमें जो है इंजर्ड क्या होते हैं, सॉफ्ट टिश्यू है ना,
एडजासेंट सॉफ्ट टिश्यू यानी कि जो सराउंडिंग जो जुड़े हुए हैं बोन से बिल्कुल, उन सॉफ्ट टिश्यू के अंदर जैसे मसल्स हुई या सबक्यूटेनियस टिश्यू है तो उनके अंदर जो है इन्फेक्शन डेवलप्ड होगा और वहाँ से स्प्रेड होता हुआ बोन तक पहुँचेगा। ठीक है, तो ये जो है थर्ड टाइप का रूट कहलाता है कॉन्टेजियस फोकस। ठीक है, नेक्स्ट लोकेशन ऑफ इन्फेक्शन की हम बात करें तो यहाँ पर चिल्ड्रन के अंदर मेटाफाइसिस जो लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, मेटाफाइसिस में ज़्यादा कॉमन है, एडल्ट के अंदर वर्टिब्रे के अंदर ज़्यादा कॉमनली जो है वो हो सकता है इन्फेक्शन। यहाँ पर एक रीज़न ये भी माना जाता है कि जो मेटाफाइसिस है वो क्लोज हो जाती है एडल्ट में। ठीक है, एडल्ट एज जो माना जाता है सब में डिफरेंट होती है, बट मेनली 18, 19 या मैक्सिमम 20 ईयर 22 ईयर तक जो है ये मेटाफाइसिस क्लोज हो जाता है और उसकी वजह से जो है लॉन्ग बोन में जो है डेवलप्ड होने की रिस्क वो एडल्ट में कम हो जाती है। बट फिर भी अगर वहाँ पर ओपन फ्रैक्चर है, गनशॉट इंजरी है तो बिल्कुल एडल्ट के अंदर भी हो सकता है। ठीक है, हेमेटोजेनस रूट से नहीं होगा बट डायरेक्ट जो है इंट्रोडक्शन के रूट से वो हो सकता है लॉन्ग बोन्स में भी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें टाइप्स की, तो टाइप्स जो है यहाँ पर दो कैटेगरी में हम देख सकते हैं। एक तो बैक्टीरिया जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो पायोजेनिक है या नॉन पायोजेनिक है। ठीक है, तो पायोजेनिक में फॉर्मेशन ऑफ पस होगा और नॉन पायोजेनिक में एब्सेंस ऑफ पस। तो नॉन पायोजेनिक ही एक्यूट कंडीशन होती है, यानी स्टार्टिंग में जो है इन्फेक्शन होते ही पस का फॉर्मेशन नहीं हो जाता, धीरे धीरे जब इन्फेक्शन डेवलप्ड होगा, इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा, क्रोनिक स्टेज में पहुँचेगा, तभी जो है वो पस का फॉर्मेशन वहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, पर फिर भी जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक्यूट जो है एक्यूट कंडीशन वो नॉन पायोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ज़्यादातर देखने को मिलती है और क्रोनिक जो है वो पायोजेनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से अकर होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे। तो पैथोफिजियोलॉजी हम यहाँ एक तरह से क्रोनिक और सीवियर, कितनी ज़्यादा सीवियरिटी हो सकती है ऑस्टियोमाइलाइटिस के अंदर, वो ही हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है बोन का। ठीक है, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है बोन का। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले जो है स्टार्टिंग में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ले लेते हैं जो मोस्ट कॉमन है स्टेफाइलोकोकस ओरियस, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है किसी भी रूट से जो है बोन तक आता है। बोन तक पहुंचने के बाद वो अपना नंबर ऑफ काउंट इंक्रीज़ करता है, अपनी ग्रोथ जो है वो इंक्रीज़ करता है। तो इसके रेस्पॉन्स में जो है हमारी बॉडी भी अपना इम्यून सिस्टम जो है एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ पर न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेज, फेगोसाइटोसिस, सारी की सारी यहाँ पर रिएक्शंस होती हैं, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होती हैं और इन्फ्लामेशन जो है यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इन्फ्लामेशन धीरे धीरे जो है इंक्रीज़ होने लगेगा और यहाँ पर फेवरेबल कंडीशन जो है वो मिलेगी बैक्टीरिया को, जैसे कि डिक्रीज ब्लड सप्लाई। ठीक है, या डायबिटीज़ कंडीशन है तो ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ होना। ठीक है, तो ये सारी फेवरेबल कंडीशन और इम्यून सिस्टम का वीक होना या इम्यूनोसप्रेसिव कंडीशन जो है, तो ये सारी की सारी फेवरेबल कंडीशन मिलेगी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है अपना नंबर ऑफ काउंट कंटिन्यूसली इंक्रीज़ करेगा, अपना जो इन्फेक्शन है वो कंटिन्यूसली यहाँ पर इंक्रीज़ करेगा। और क्या कंडीशन यहाँ पर जो बनेगी, वो किस तरह की कंडीशन यहाँ पर बनेगी, एब्सेस की कंडीशन बनेगी। अब एब्सेस जो है वो होने के लिए काफ़ी टाइम बनता है। एब्सेस हो रहा है मतलब जो इन्फेक्शन है वो क्रोनिक स्टेज में चला गया है। अगर स्टार्टिंग में ही यहाँ पर बोन इन्फेक्शन डेवलप्ड हुआ और आइडेंटिफाई हो जाता है या एक इंडिविजुअल जो है एंटीबायोटिक लेता है और उसको जो है यहाँ पर इस तरह की कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, जैसे कि हम बात करें कि उसको जो है डायबिटीज़ नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पर एक्यूट कंडीशन में ये इन्फेक्शन यहीं पर जो है ट्रीट हो जाएगा। इसके फर्दर उसका जो है आगे फर्दर डैमेज नहीं होगा या इन्फेक्शन जो है ज़्यादा आगे जो उसका डेवलपमेंट नहीं होगा। ठीक है, क्रोनिक कंडीशन में नहीं पहुँचेगा। बट अगर फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो यहाँ पर एब्सेस फॉर्मेशन होगा। एब्सेस फॉर्मेशन के साथ जो है फिर यहाँ पस जो है वो बढ़ता जाएगा। पस फॉर्मेशन जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ेगा। पस फॉर्मेशन यहाँ बढ़ता हुआ कहाँ तक आ जाएगा, जो ये पेरियोस्टियम तक है। मतलब जो यहाँ पर मेटाफाइसिस मोस्ट कॉमन साइट है, हमने जैसा कि डिस्कस किया है पायोजेनिक के लिए या चिल्ड्रन के अंदर भी ये कॉमन साइट मानी जाती है। ठीक है,
या अगर डायरेक्ट बोन इंजरी हुई है तो उस कंडीशन में भी मेटाफाइसिस में जो है ये कंटिन्यूसली जो पस फॉर्मेशन है ये इंक्रीज़ होता जाएगा। ठीक है, पस फॉर्मेशन इंक्रीज़ होता जाएगा और इंक्रीज़ होते हुए ये यहाँ पर क्या बना लेगा, सिक्वेस्ट्रम। सिक्वेस्ट्रम जो है ये कम्प्लीटली नेक्रोटिक टिश्यू की एक कैविटी होती है एक तरह से। ठीक है, यहाँ पर जो है ये कंप्लीट रीजन जो है वो, अगर हम बात करें तो ये कंप्लीट रीजन जो है यहाँ पर वाइटिश जो आपको दिखाई दे रहा है ये यहाँ पर सिक्वेस्ट्रम है। सिक्वेस्ट्रम मतलब कि जो कंप्लीट नेक्रोटिक टिश्यू, बोन टिश्यू का एरिया है जो कंप्लीट यहाँ पर एक एब्सेस कैविटी फॉर्म हो गई है। ठीक है, और कंप्लीट यहाँ पर जो बोन डेड टिश्यू है तो इसको हम क्या कह रहे हैं, सिक्वेस्ट्रम कह रहे हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मेशन होगा क्योंकि यहाँ पर ब्लड सप्लाई कम हो रही है, सारे फेवरेबल कंडीशन बैक्टीरिया को मिल रही है और उसकी वजह से ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से इस्चीमिया होगा और इस्चीमिया की वजह से जो फर्दर बोन डैमेज होने लगेगा, बोन टिश्यू जो है वो नेक्रोटिक टिश्यू होने लगेंगे और फिर ये कंडीशन जो है सिक्वेस्ट्रम की यहाँ पर बना लेंगे। अब सिक्वेस्ट्रम बनने के बाद क्या होगा, इसी के साथ में कि यहाँ पर अब ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही, तो ब्लड सप्लाई नहीं होने के साथ ही जो एक कंडीशन आ जाती है कि आप इसको सिर्फ एंटीबायोटिक दे करके सही नहीं कर सकते, क्योंकि एंटीबायोटिक तब काम करेगी जब यहाँ पर ब्लड सप्लाई एडिक्वेट होगी। बट यहाँ पर ब्लड सप्लाई क्या हो रही है, वो बहुत पुअर ब्लड सप्लाई है, या हो सकता है कि कंप्लीट जो है वो ब्लॉकेज हो जाए, ब्लड सप्लाई ना आए। ठीक है, तो इस कंडीशन में कंप्लीट नेक्रोटिक कंडीशन हो जाएगी, तो कंप्लीट नेक्रोटिक कंडीशन में यहाँ पर एंटीबायोटिक जो है वो काम नहीं करेगी, सर्जिकल इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, अगर फिर भी यहाँ पर सर्जिकल इंटरवेंशन तब तक नहीं किया जाता या पेशेंट किसी मेडिकल फैसिलिटी तक नहीं पहुँचता है, तो फिर हमारा जो बॉडी सिस्टम है, क्योंकि हमारा बॉडी भी कहीं ना कहीं अपने आप को डिफेंस करने का काम करेगा, तो यहाँ पर जो हमारी बॉडी के अंदर एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म जो है यहाँ पर ऑस्टियो प्रोजिनेटर सेल्स को जो है एक्टिवेट करेगी। ठीक है, ऑस्टियो प्रोजिनेटर सेल्स जो है यहाँ पर, जो कि पेरियोस्टियम के अंदर होती है। ठीक है, ये पेरियोस्टियम पार्ट है, पेरियोस्टियम पार्ट के अंदर जो है यहाँ पर ये पेरियोस्टियम पार्ट है, तो पेरियोस्टियम में जो है यहाँ पर ऑस्टियो प्रोजिनेटर सेल्स होती हैं। ऑस्टियो प्रोजिनेटर सेल्स जो हैं वो एक्टिवेट कर देती हैं यहाँ पर न्यूबॉर्न सेल फॉर्मेशन को। किसको यहाँ पर एक्टिवेट कर देगी, न्यूबॉर्न सेल फॉर्मेशन को। तो न्यूबॉर्न सेल फॉर्मेशन जो है वो किसके सराउंडिंग में यहाँ पर अकर होगा, जो सिक्वेस्ट्रियम है। ठीक है, इस सिक्वेस्ट्रियम के सराउंडिंग में जो है यहाँ पर न्यूबॉर्न सेल जो है वो बनना स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं इनोलुक्रम। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, इनोकुलम। ठीक है, तो इन्वोलुक्रम जो है वो सराउंडिंग यहाँ पर स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये सराउंडिंग स्ट्रक्चर जिसने कि जो पूरे के पूरे सिक्वेस्ट्रम को क्लोज कर लिया एक तरह से। तो इसको क्लोज करने का यही रीज़न होता है कि ये फर्दर जो है इन्फेक्शन वो यहाँ पर डेवलप ना हो, जहाँ पर पस फॉर्मेशन हुआ है वो एक लिमिट में रुक जाए, ताकि फर्दर बोन का जो है वो डैमेज ना हो। इसलिए हमारी प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म जो है वो यहाँ पर ऑस्टियोप्रोजिनेटर सेल्स को एक्टिवेट कर देती है, और वो जो है यहाँ पर नई जो है नई बोन सेल्स को बनाना स्टार्ट कर देती है, और ये नई बोन सेल्स की जो कवरिंग है ये कहलाती है इन्वोकुलरम। ठीक है, अब फर्दर डैमेज अगर होगा, ठीक है, यहाँ पर भी क्या है कि अगर इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं हो पाता, यहाँ तक भी अगर कोई सर्जरी नहीं की जा रही है, ठीक है, यहाँ तक भी अगर कोई मेडिकल फैसिलिटी तक नहीं पहुँच रहा है, इंडिविजुअल किसी तरह का इम्प्रूवमेंट नहीं है, उसको डायबिटीज़ है तो उसका अनकंट्रोल ब्लड शुगर लेवल है। ठीक है, इसी तरह से जो फेवरेबल कंडीशन है सारी की सारी, तो वो सारी फेवरेबल कंडीशन इन्फेक्शन को और बढ़ाएगा। अब यहाँ पर पस फॉर्मेशन कंटिन्यू बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो अब ये पस फॉर्मेशन बढ़ता जाएगा तो इसको कहीं ना कहीं निकलने के लिए जगह चाहिए। ठीक है, जब ये पस फॉर्मेशन ज़्यादा बढ़ेगा तो ये फिर जो ये
इनवोकुलरम बना है, इसको भी यहाँ पर इसको डैमेज करेगा और यहाँ पर एक आर्टिफिशियल ओपनिंग बना लेगा। ठीक है, ये आर्टिफिशियल ओपनिंग बना लेगा जो कि क्या कहलाती है, क्लोएका कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, क्लोएका कहलाती है। तो यहाँ से फिर जो है ड्रेन होने लगेगा, वापस से पस ड्रेन होने लगेगा। ठीक है, इस आर्टिफिशियल ओपनिंग के थ्रू, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोएका कहते हैं। ठीक है, क्लोएका कहते हैं। क्लोएका से जो है यहाँ पर पस ड्रेनेज होने लगेगा। फिर से आगे जा कर के जब ये ड्रेनेज होता हुआ जो है फर्दर ये सॉफ्ट टिश्यू यहाँ पर डैमेज होंगे। ठीक है, सॉफ्ट टिश्यू जो है यहाँ पर डैमेज होंगे, मसल्स, लिगामेंट सबको डैमेज करते हुए जो सॉफ्ट टिश्यू हैं, ठीक है, उन सबको डैमेज करते हुए जो है कंप्लीट जो स्किन है, स्किन लेयर तक जो है डैमेज हो जाएगा। बोन से जो है डैमेज स्टार्ट हुआ, डैमेज होता हुआ कहाँ तक आ रहा है, स्किन तक। तो यहाँ पर जो है फिर ये साइनस बन जाएगा। ठीक है, साइनस बन जाएगा। इस साइनस के थ्रू जो है यहाँ से पस ड्रेनेज होगा। अगर स्किन के थ्रू जो है सारे के सारे जो बिटवीन लेयर्स हैं जितनी भी, वो सारी लेयर डैमेज होते हुए अगर स्किन तक जो है एक ओपनिंग बन रही है तो ओपनिंग क्या कहलाती है, साइनस कहलाती है। ठीक है, और यहाँ से जो पस का ड्रेनेज होगा तो ये कंडीशन जो है यहाँ पर वो ड्रेनिंग साइनस की कंडीशन कहलाती है। और ये सबसे रोस्ट और क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है, जहाँ पर कि फिर हो सकता है कि पेशेंट का जो लिम्फ है वो कट डाउन करना पड़े, यानी कि एम्पुटेशन की सर्जिकल प्रोसीजर किया जाए, सर्जरी की जाए। एम्पुटेशन के थ्रू जो लिम्फ है उस लिम्फ को कट करके अलग कर दिया जाए, क्योंकि वही एक तरीका होता है कि फर्दर जो इन्फेक्शन है उसको रोका जा सके, जो सेप्टिसीमिया सेप्सिस की कंडीशन बनी है उसको रोका जा सके, और इंडिविजुअल की जो रिस्क है वहाँ पर डेथ की उसको प्रिवेंट करने के लिए फिर लिम्ब को जो है वहाँ पर कट करके अलग किया जाता है, जो प्रोसीजर एम्पुटेशन कहलाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा पैथोफिजियोलॉजी। एक बार हम ब्रीफली रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर होता है, फेवरेबल कंडीशन मिलती है, ग्रोथ करता है, ग्रोथ करने के साथ साथ फिर अगर अनडाइग्नोज रहता है, किसी भी तरह का जो है कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलता है और फेवरेबल कंडीशन मिलती है, तो उसके साथ जो है वो एब्सेस फॉर्मेशन होने लगेगा। एब्सेस यानी कि वहाँ पर एक कैविटी बन जाएगी, कैविटी के अंदर जो है नेक्रोटिक टिश्यू कंटिन्यूस ग्रो करेंगे और पस फॉर्मेशन होगा। पस फॉर्मेशन होगा, पस जो है वो कंटिन्यूसली जो है स्प्रेड होगा। ठीक है, मेटाफाइसिस जो है उसके अंदर कंटिन्यूसली इन्फेक्शन जो है वो डेवलप्ड होगा, पस जो है वो डेवलप्ड होगा, और वो जो सराउंडिंग लेयर तक है, जो यहाँ पर लेयर तक पेरियोस्टियम के क्लोज जो है बिल्कुल चला जाएगा। ठीक है, और इसको जो है कंटिन्यूसली नेक्रोटिक टिश्यू का नंबर ऑफ काउंट जो है वो इंक्रीज़ होता रहेगा, जिसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पर सिक्वेस्ट्रम कहेंगे। ठीक है, तो ये सिक्वेस्ट्रम का डेवलपमेंट होगा। अब यहाँ पर कोई भी अगर सर्जिकल इंटरवेंशन नहीं किया जा रहा है, सिक्वेस्ट्रम जो है ये सर्जिकल इंटरवेंशन रिक्वायर्ड होता है इसको निकालने के लिए। सिर्फ मेडिकल मैनेजमेंट वो इफ़ेक्टिव नहीं होता, क्योंकि ब्लड सप्लाई बिल्कुल कम हो जाती है। एंटीबायोटिक भी अगर हम देंगे तो यहाँ तक नहीं पहुँचेगी, कोई वर्क नहीं करेगी। ठीक है, तो उस कंडीशन में ना एंटीबॉडी वर्क कर रही है क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही, ना ही एंटीबायोटिक यहाँ पर पहुँच पा रहा है। तो इसको जो है फिर बॉडी डिफेंस जो है हमारा, वो बॉडी डिफेंस यहाँ पर जो पेरियोस्टियम, ठीक है, पेरियोस्टियम में जो ऑस्टियोप्रोजिनेटर सेल्स होती हैं, उन ऑस्टियोप्रोजिनेटर सेल्स को एक्टिव करती हैं, जिसकी वजह से फिर यहाँ पर नई न्यूबॉर्न सेल्स का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, और वो इसको कम्प्लीटली जो है इसकी सराउंडिंग में इसको क्लोज करने की कोशिश करती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, इनवोकुलरम कहते हैं। ठीक है, तो इनवोकुलरम जो है इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। कुछ टाइम तक जो है ये इसको डिफेंस करता है कि एक जितना इसका फॉर्मेशन हो चुका है उसी को, सिक्वेस्ट्रम को बिल्कुल बढ़ने ना दे। बट क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूस बैक्टीरिया अभी भी अलाव है, उसकी ग्रोथ कंटिन्यू हो रही है, पस जो है वो कंटिन्यूसली जो है फॉर्म हो रही है, तो एक लिमिट के बाद ये जो यहाँ पर न्यू बॉर्न ग्रोथ हुई है, ठीक है, जो इनवोकुलरम यहाँ पर बना है, इस इनवोकुलरम को भी जो है यहाँ पर डैमेज कर देगा। बस यहाँ पर इसको डैमेज करती हुई जो है फिर बाहर तक आ जाएगी, साइनस के थ्रू ड्रेन होगा, साइनस के
साइनस के थ्रू जो है सॉरी साइनस के थ्रू जो है पस का ड्रेनेज होने लगेगा, यानी ये मोस्ट क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है जिसमें कि एम्पुटेशन की रिक्वायरमेंट भी हो सकती है पेशेंट को, ठीक है। यानी कि सर्जिकल की इंटरवेंशन जो है किए जाते हैं, बट उसमें भी डिब्राइटमेंट वगैरह से अगर इफ़ेक्ट नहीं आता है तो फिर यहाँ पर एम्पुटेशन किया जाता है, ठीक है। तो ये ही सब जो हमने पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस की है, यही यहाँ पर डायग्राम फॉर्म में भी है, इजीली आप इसको पढ़ के समझ सकते हैं। जो हमने अभी डिस्कस किया वही है, ठीक है, एक एक स्टेप। तो स्टेप वाइज को आप और डिस्कस कर लीजिएगा, एक बार और देख लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट हम बात करें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में सिम्टम्स वरी अकॉर्डिंग टू एज के अकॉर्डिंग सिम्टम्स अलग अलग हो सकते हैं। जैसे ब्लड बोर्न इन्फेक्शन हुआ है, एक्यूट कंडीशन है, तो एक्यूट कंडीशन में चिल्स, फीवर, रैपिड पल्स और जनरल मैलिज एंड वीकनेस, ये कॉमन साइन एंड सिम्टम होते हैं। इन्फेक्शन जैसे जैसे बढ़ता है वैसे पेन फुल सोलोवन एंड एक्सट्रीमली टेंडरनेस लीड्स थ्रू द इमोबिलिटी। जैसे जैसे जो है इन्फेक्शन बढ़ेगा, इन्फ्लामेशन बढ़ेगा, उसी के साथ पेन, स्वेलिंग और टेंडरनेस भी जो है वो इंक्रीज़ होगा, और उसकी वजह से जो पर्टिकुलर बोन है, जो पर्टिकुलर लिम्ब है, उसमें इमोबिलिटी जो है वो इमोबिलाइज होने लगेगा, यानी उसकी एक्टिविटी जो है डिक्रीज़ होने लगेगी। प्रूलेंट ड्रेनेज इन द क्रोनिक कंडीशन, पस जो डिस्चार्ज है या पस ड्रेनेज की कंडीशन वो बहुत ज़्यादा क्रोनिक डेवलपमेंट या सीवियर जो डिजीज़ कंडीशन है उसमें देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, कंप्लीट ब्लड काउंट जिसमें इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन के साथ किया जाता है, तो ये इन्फेक्शन को बताता है, ठीक है। ईएसआर जो है उसका एलिवेटेड रेट आता है। डब्ल्यूबीसी और हीमोग्लोबिन डिक्रीज़ हो सकती है क्योंकि बोन के साथ बोन मेरो डैमेज होगा, तो बोन मेरो और इम्यूनिटी भी कम है कहीं ना कहीं, तो उसकी वजह से डब्ल्यूबीसी का नंबर ऑफ़ काउंट उतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं देखने को मिलता है इन्फेक्शन होने के बाद भी। जबकि जनरली इन्फेक्शन की कंडीशन में डब्ल्यूबीसी काउंट जो है वो इंक्रीज़ होना चाहिए, बट यहाँ पर उतना ज़्यादा उसका अंदर इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिलता है क्योंकि बोन मेरो के अंदर जो है वो डैमेज हो रहा है, इन्फेक्शन हुआ है, उस कंडीशन की वजह से जो फॉर्मेशन है न्यू सेल्स का आरबीसी डब्ल्यूबीसी का वो नहीं हो पाता है, वो भी डिक्रीज़ होगा। नेक्स्ट ब्लड कल्चर जो है वो करवाया जाता है ताकि स्पेसिफिक जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको आइडेंटिफाई किया जा सके। बोन बायोप्सी की जाती है, यानी कि एक स्मॉल बोन जो है वो रिमूव किया जाता है, बोन सेल्स को रिमूव किया जाता है और उसका हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके कि किस तरह से बोन के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं। रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन जैसे एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, ये सब करवाए जाते हैं ताकि डिटरमाइन किया जा सके कंडीशन को कि कंडीशन बोन के अंदर जो है न्यू बोन्स एब्सेस फॉर्मेशन हो रहा है, पस फॉर्मेशन हो रहा है, साथ ही साथ जो है न्यू बोन सेल फॉर्मेशन, इनवोकुलरम इनवोकुलरम जो है न्यू बोर्न सेल फॉर्मेशन वो हो रहा है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए सबके लिए ये एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, ये सारे रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन किए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट में सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि कंडीशन एक्यूट है या क्रोनिक है। एक्यूट कंडीशन है हम जल्दी आइडेंटिफाई हो जाता है, अर्ली डायग्नोसिस हो जाता है और हम उसको जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं। साथ ही साथ जो है लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट, हेल्दी डाइट और इम्यूनिटी को जो है स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो योगा, मेडिटेशन, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, ये सब अगर करते हैं तो उस कंडीशन में जो है फुल रिकवरी पॉसिबल है। अदरवाइज़ जो है अगर क्रोनिक कंडीशन डेवलपमेंट हो गया तो फिर बहुत ज़्यादा जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है इन्फेक्शन को ख़त्म करना, और सर्जिकल इंटरवेंशन रिक्वायर्ड होती हैं कई बार, है ना। और कई बार जो है फिर भी सर्जिकल इंटरवेंशन भी उतने ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्टिव नहीं होते और एम्पुटेशन करना पड़ता है, यानी कि लिम्ब को कट करके अलग करना पड़ता है, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट में ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें फर्स्ट हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी जो है वो दी जाती है। हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी जो है वो एक स्पेशल टाइप की थेरेपी है जिसमें ऑक्सीजन
चैम्बर के अंदर पेशेंट को रखा जाता है और एक लार्ज अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन जो है वो प्रोवाइड की जाती है, ऑक्सीजन एडिक्वेट अमाउंट में प्रोवाइड कराया जाता है ताकि इंडिविजुअल को जो है उसकी रिकवरी में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। तो देखा जाता है कि हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है ऑस्टियोमाइलाइटिस या इस तरह की जो कंडीशन है, जैसे किसी को डायबिटिक अल्सर हो गया है तो उन सबको ट्रीट होने में, यानी नेक्रोटिक टिश्यू जहाँ पर भी बनते हैं या नेक्रोटिक अल्सर जहाँ पर भी देखने को मिलता है वहाँ पर ये थेरेपी दी जाती है ताकि उस नेक्रोटिक टिश्यू से रिकवर होने में हेल्पफुल होती है। ठीक है। सेकंड, अर्ली डायग्नोसिस एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेरेंटल एंटीबायोटिक थेरेपी बेस्ड ऑन द ब्लड एंड वुंड कल्चर। ठीक है। तो यहाँ पर कई तरह की अलग अलग एंटीबायोटिक है, डिपेंड करता है कि पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, उसके अकॉर्डिंग जो भी बेस्ट एंटीबायोटिक है वो देनी चाहिए। और एक बिल्कुल यहाँ पर जो है कह सकते हैं हम कि क्लोज ऑब्जर्वेशन के साथ जो है ये देना ज़रूरी है। इस कंडीशन को एक्यूट कंडीशन में अगर आइडेंटिफाई हो गई है तो उसको ख़त्म करना ज़रूरी है। अगर वहाँ पर नहीं ख़त्म किया जाता और क्रोनिक डेवलपमेंट हो जाता है तो बहुत ज़्यादा जो है वो सीवियरिटी या कह सकते हैं क्रिटिकल कंडीशन हो सकती है जिसको कि फिर रिकवर करना पॉसिबल ना हो। ठीक है। तो इसका अर्ली आइडेंटिफिकेशन यानी एक्यूट कंडीशन में इसको आइडेंटिफाई किया जाए और उसको जितना पॉसिबल हो सके रिकवरी उस पर की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाए। नेक्स्ट, मेडिकेशन की हम बात करें तो पेनिसिलिन जो है ऑलमोस्ट सभी टाइप की पेनिसिलिन यहाँ पर यूज़ होती हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ पेशेंट, जैसे पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन वी और सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन जैसे नेफ्सिलिन, मेथिसिलिन, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन, कार्बेनिसिलिन, एमोक्सिसिलिन, बीटा लैक्टम एजेंट लाइक एम्पिसिलिन, ऑक्सासिलिन एंड पीपेरासिलिन। ठीक है। तो ये सारे के सारे बीटा लैक्टम एजेंट हैं, यानी सारे टाइप्स जो हैं वो पेनिसिलिन के ही हैं। ठीक है। जैसे जैसे एडवांस रिसर्च होती जा रही है, नई नई जो है पेनिसिलिन और उसके सिमिलर जो है एंटीबायोटिक वो आइडेंटिफाई हुई है जो कि ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, तो सारी की सारी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यूज़ की जाती है। उसके अलावा टेट्रासाइक्लिन जिसमें डॉक्सीसाइक्लिन, मीनोसाइक्लिन ये यूज़ किया जाता है। सेफेलोस्पोरिन जैसे सुफ्रेक्सामाइन, सेफिक्सिम, सेफ्रियाजोन, मोनोसोफ के नाम से ज़्यादा कॉमन है, आपको पता होगा। ठीक है। तो ये सब यूज़ किया जाता है। एमिनोग्लाइकोसाइड्स इंक्लूडिंग कैनामाइसिन, टोब्रामाइसिन, जेंटामाइसिन एंड नियोमाइसिन, दीज आर द एमिनोग्लाइकोसाइड्स एजेंट। तो ये सारी एंटीबायोटिक जो हैं वो यूज़ की जाती हैं ताकि इन्फेक्शन को बिल्कुल कंट्रोल कर लिया जाए, फर्दर उसको डेवलपमेंट ना होने दिया जाए। ठीक है। बट फिर भी अगर क्रोनिक कंडीशन है तो सर्जिकल इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट होती है। पस फॉर्मेशन अगर हो रहा है तो उसको ड्रेन करने के लिए जो है निडल एस्पिरेशन, निडल बायोप्सी की जाती है। ये डायग्नोस्टिक प्रोसीजर भी है और ट्रीटमेंट के लिए भी है कि जो भी वहाँ पर पस फॉर्मेशन हुआ है, एक्यूमुलेटेड हुआ है, उसको निकाल दिया जाए। सर्जिकल इंटरवेंशन जो है वो कल्चर करने के लिए जो है यूज़ किया जाता है ताकि कल्चर करके आइडेंटिफाई किया जा सके कि क्या ऑस्टियोमाइलाइटिस की कंडीशन वो कितनी ज़्यादा सीवियरली डेवलप्ड हुई है। सर्जिकल डीकम्प्रेशन एंड डीब्राइटमेंट परफॉर्म टू रिमूव नेक्रोटिक मटेरियल। ठीक है। तो जो यहाँ पर नेक्रोटिक मटेरियल है, ठीक है, उसको निकालने के लिए सर्जिकल डीकम्प्रेशन या डीब्राइटमेंट सर्जरी की जाती है। एम्पुटेशन जो है वो कई बार रिक्वायर्ड होती है, यानी कि एंड जितना भी अफेक्टेड लिम्ब है उस लिम्ब को ही जो है कट करके रिमूव कर दिया जाता है। जैसे कि लोअर लिम्ब जो है वो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं, तो अगर जैसे नी के जो नीचे का पार्ट है, ठीक है, बिलो पार्ट ऑफ द नी, अगर वहाँ पर ये ऑस्टियोमाइलाइटिस का इन्फेक्शन डेवलप्ड हुआ है तो बिलो द नी जो एक्सट्रीमिटीज़ है उस एंटायर एक्सट्रीमिटीज़ को बिलो द नी जो पार्ट है लोअर लेग का उसको कट करके रिमूव कर दिया जाता है, क्योंकि यही एकमात्र तरीका होता है कि पेशेंट की जो रिस्क है डेथ की उसको प्रिवेंट किया जा सके और इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर सिक्वेस्ट्रेक्टोमी की जाती है, यानी कि रिमूवल ऑफ सिक्वेस्ट्रम।
तो सिक्वेस्ट्रम क्या था यहाँ पर, जो कंप्लीट नेक्रोटिक बोन कैविटी जो बन रही थी, ठीक है, उसको हम क्या कह रहे हैं, सिक्वेस्ट्रम कह रहे हैं। और सिक्वेस्ट्रम जो बना है उसको सर्जिकली रिमूव करने का प्रोसीजर वो क्या कहलाता है, सिक्वेस्ट्रोमी। तो यहाँ पर टोमी जो जहाँ पर लास्ट में TOMY जहाँ पर लिखा आ जाता है उसका मतलब हो जाता है रिमूवल ऑफ, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ सिक्वेस्ट्रम इज नोन एज सिक्वेस्ट्रेक्टोमी, ठीक है। तो ये सारे की सारे सर्जिकल इंटरवेंशन यहाँ पर किए जाते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग असेसमेंट में असिस द लोकेशन, इंटेंसिटी, सीवियरिटी ऑफ पेन, असिस द मोबिलिटी ऑफ अफेक्टेड बोन, असिस द रेडनेस, स्वेलिंग एंड टेंडरनेस, असिस द एंजाइटी लेवल एंड डिस्कम्फर्ट, असिस द वाइटल साइंस। इन्फेक्शन होगा तो बहुत ज़्यादा चांस है कि हाई फीवर पेशेंट को रहे, हाइपरथर्मिया रहे, तो वहाँ रेगुलर जो है वाइटल मॉनिटरिंग वो ज़रूरी है, ठीक है। असेसमेंट ऑफ नॉलेज स्टेटस, साथ ही साथ पेशेंट को डायबिटीज़ है तो रेगुलर उसका ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग करना ज़रूरी है। ये सारे इंटरवेंशन जो है वो यहाँ पर किए जाते हैं। नर्सिंग डायग्नोसिस की हम बात करें तो यहाँ पर प्री ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव दोनों टाइप की नर्सिंग डायग्नोसिस बनती हैं, क्योंकि पेशेंट को जो है सर्जिकल इंटरवेंशन भी किया जाता है। तो दोनों टाइप की नर्सिंग डायग्नोसिस हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, एक्यूट एंड क्रोनिक जॉइंट पेन रिलेटेड टू बोन इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन, ठीक है। तो एक्यूट या क्रोनिक दोनों टाइप का यहाँ पर जो है पेन देखने को मिल सकता है। कंडीशन एक्यूट कंडीशन है तो एक्यूट पेन होगा, क्रोनिक कंडीशन है तो क्रोनिक पेन होगा, ठीक है। तो यहाँ कंबाइंड हमने लिखा है एक्यूट एंड क्रोनिक पेन रिलेटेड टू बोन इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन। तो पेन के रिगार्डिंग जो है हम यहाँ पर क्या क्या इंटरवेंशन कर सकते हैं। नर्सिंग गोल हो जाएगा हमारा टू रिलीव द पेन एंड टू प्रमोट द कंफर्ट। इंटरवेंशन में जो है सबसे पहला असिसमेंट, कि एक्यूरेटली हम असिसमेंट करें पेन का, सीवियरिटी क्या है, लोकेशन क्या है, कितना ज़्यादा जो है पेशेंट को डिफ़िकल्टी हो रही है, उसका टॉलरेंस लेवल क्या है। तो बाय द यूजिंग ऑफ पेन मेजरिंग स्केल हम आइडेंटिफाई करेंगे कि पेन किस तरह का है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, वेरी सीवियर है, ठीक है, किस तरह का है उसको हमको मॉनिटर करना है, मेज़रमेंट करना है। उसके बाद जो है जो भी प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक है, सॉरी एनाल्जेसिक्स है, जो भी प्रिस्क्राइब्ड एनाल्जेसिक्स मेडिसिन है वो हम पेशेंट को यहाँ पर दे सकते हैं। कंफर्टेबल डिवाइस जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करा सकते हैं पेशेंट को, ठीक है। उसके अलावा डाइवर्शनल थेरेपी पेशेंट को दी जा सकती है, डिफरेंट टाइप की डाइवर्शनल थेरेपी, ठीक है। उन सब की हेल्प से जो है यहाँ पेशेंट का पेन जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है या रिलीव किया जा सकता है। सेकंड, इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी रिलेटेड टू बोन डैमेज, पेन एंड वीकनेस। इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी, क्योंकि पेन हो रहा है, ठीक है, डैमेज है बोन के अंदर और स्वेलिंग है, टेंडरनेस है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो इंडिविजुअल है वो पर्टिकुलर बोन को मोबिलाइज नहीं करा पाएगा। यहाँ पर इंटरवेंशन हो जाएगा टू इम्प्रूव द फिज़िकल मोबिलिटी। इंटरवेंशन की हम बात करें तो पेशेंट को एनाल्जेसिक्स मेडिसिन दे सकते हैं, ROM एक्सरसाइज प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। पेशेंट को जो है एंटीबायोटिक्स दी जाती है टाइम टू टाइम ताकि इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जा सके। पेशेंट को सपोर्ट के साथ एक्टिव पैसिव एक्सरसाइज करानी चाहिए। पेशेंट को इनकरेज करना चाहिए कि अगर वो मोबिलिटी को बिल्कुल कम कर देगा पेन की वजह से तो ये उसकी कंडीशन जो है वो और ज़्यादा सीवियरली डेवलप्ड होगी। मोबिलाइज कराना ज़रूरी है, तो पेशेंट को ROM एक्टिव पैसिव एक्सरसाइज ये सभी जो है उसको एनकरेज करना है चाहिए पेशेंट को मोबिलिटी के लिए। अगर पेशेंट जो है वो सपोर्टिव डिवाइस चाहता है जैसे वॉकर, ठीक है, या क्रेचर्स, तो ये सब उसको प्रोवाइड करा करके पेशेंट को इनकरेज करना चाहिए फॉर द मोबिलिटी, फॉर द वॉकिंग, ताकि पेशेंट का जो है मोबिलिटी वो अच्छी हो सके, ब्लड सर्कुलेशन बना रहे, वो एनहेंस हो सके और इन्फेक्शन को जल्दी वहाँ से रिकवर करने के लिए फेवरेबल कंडीशन बने। नेक्स्ट, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर मोर देन नॉर्मल रिलेटेड टू इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन, ठीक है। तो यहाँ पर बॉडी टेम्परेचर को कम करने के लिए जो है रेगुलर मॉनिटरिंग की जाती है टेम्परेचर की। पेशेंट को कोल्ड स्पंजिंग प्रोवाइड किया जाता है। पेशेंट को जो है हम इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि फ़ीवर है, कंटिन्यूस बार बार फीवर आ रहा है तो किस तरह की क्लॉथिंग यूज़ करनी है,
ठीक है। ब्लैंकेट वगैरह या इस तरह की टाइट फिटिंग क्लोथ जो है उनको अवॉइड करना है, ठीक है। तो ये सारे इंटरवेंशन है। उसके अलावा आर्टिफिशियल कूलिंग डिवाइस जो है, अगर वो पेशेंट को कंफर्ट मिलता है उससे, तो वो प्रोवाइड की जा सकती है। कोल्ड स्पंज बाथ और एंटीपायरेटिक मेडिसिन एडमिनिस्टर की जाती है, ठीक है। सेल्फ केयर डेफिशिएट and alteration in personal hygiene related to pain and the impaired movement, सॉरी, ठीक है। तो सेल्फ केयर डेफिशिएट होगा पेशेंट जब मोबिलिटी नहीं हो पाएगी, पेन होगा अगर मूवमेंट के साथ बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो उस कंडीशन में पेशेंट जो है सेल्फ केयर डेफिशिएट हो जाता है, अपनी केयर नहीं कर पाता, पर्सनल हाइजीन को मेंटेन नहीं रख पाता। इस कंडीशन में जो है हम नर्सिंग गोल जो हमारा हो जाएगा वो टू maintain the personal hygiene and to improve the patient for the self care, ठीक है। इंटरवेंशन की अगर हम बात करें तो सेल्फ केयर डेफिशिएट से इम्प्रूव करने के लिए पेशेंट को जो है यहाँ पर सपोर्ट हम दे सकते हैं, उसकी डेली एक्टिविटी में हेल्प कर सकते हैं। फैमिली मेम्बर्स को जो है वो हेल्प के लिए प्रॉपर एजुकेशन हम दे सकते हैं और एनकरेज और मोटिवेशन दिया जाता है पेशेंट को, ताकि पेशेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ से एफ़र्ट लगाए, एक्टिवली पार्टिसिपेट करे अपने ट्रीटमेंट में, ठीक है। तो ये सारे इंटरवेंशन किए जा सकते हैं ताकि पेशेंट का पर्सनल हाइजीन जो है वो हमको मेंटेन करना ही है, क्योंकि अगर हाइजीन नहीं वहाँ पर मेंटेन होता है तो उसकी वजह से भी इन्फेक्शन जो है वो और ज़्यादा बढ़ सकता है या दूसरे को भी ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है। तो ये सारा कंडीशन जो है कि पेशेंट का जो हाइजीन है वो मेंटेन रहे, ताकि किसी भी तरह की उसकी रिस्क जो है इन्फेक्शन डेवलपमेंट की उसको प्रिवेंट किया जा सके। नेक्स्ट, एंजाइटी एंड डिस्कम्फर्ट रिलेटेड टू पेन, इम्पेयर्ड मोबिलिटी, लैक ऑफ नॉलेज एंड सर्जिकल इंटरवेंशन। एंजाइटी पेशेंट को होगा ही अगर उसको कंटिन्यूसली पेन हो रहा है, मोबिलिटी नहीं हो पा रही है अफेक्टेड लिम्ब में, तो उसका पेन और उसका एंजाइटी लेवल, डिस्कम्फर्ट लेवल कंटिन्यू इंक्रीज़ होगा। इस कंडीशन में हमको सबसे पहले जो है गोल हमारा हो जाएगा टू रिलीव द एंजाइटी, टू प्रमोट साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड टू प्रमोट द कंफर्ट। इंटरवेंशन की हम बात करें तो सबसे पहला इंटरवेंशन होगा कि पेशेंट को एनकरेज करना, talk to the patient and encourage the patient to explain the reason of anxiety, ठीक है। पेशेंट को खुद को एनकरेज करना है, वो खुद बताए कि उसको एनजाइटी क्यों हो रही है, पेन की वजह से है, कोई डिस्कम्फर्ट है, एनवायरनमेंट हॉस्पिटल का उसको अच्छा नहीं लग रहा है, जो भी कारण है, ठीक है। तो उसको एनकरेज करना है और उस जो भी एंजाइटी का कोज है उसको सोल्व आउट करने की कोशिश करनी है। उसके अलावा पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, पेशेंट को एक जो है नॉइस फ्री और एक बिल्कुल पीसफुल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना है, ताकि पेशेंट जो है वो एडिक्वेट रेस्ट कर सके। पेशेंट को रिलैक्सेशन थेरेपीज़ जो होती हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं, ताकि पेशेंट जो है उनका यूज़ करके अपने एंजाइटी को जो है कंट्रोल कर सके। नेक्स्ट, रिस्क फॉर कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू डिक्रीज ब्लड सप्लाई, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड वीकर इम्यूनिटी, ठीक है। तो रिस्क फॉर कॉम्प्लिकेशन यानी कंटिन्यूसली इन्फेक्शन एक्यूट से क्रोनिक में डेवलप्ड होना, क्रोनिक से और ज़्यादा सीवियर कंडीशन में जो है उसका कंटिन्यूसली इंक्रीमेंट होना, ठीक है। तो ये जो है रिस्क फॉर इन्फेक्शन एंड कॉम्प्लिकेशन वो होता ही है, ठीक है। तो ये इसके लिए फेवरेबल कंडीशन भी है ब्लड सप्लाई। अगर पेशेंट को जो है थोड़ी डिफ़िकल्टी हुई और वो कम्प्लीटली बेड पर जो है वो स्टेबल हो जाता है, एक तरह से कोई मोबिलिटी नहीं करता, तो इमोबिलिटी हो जाती है, ब्लड सप्लाई कम होती है, ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर बढ़ रहा है ना, डायबिटीज़ है, ब्लड ग्लूकोज लेवल कम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, कम नहीं हो पा रहा है, तो ये सब जो है, और इम्यूनिटी जो है वो ऑलरेडी उसकी वीक है, तो ये सब फेवरेबल कंडीशन है कि कॉम्प्लिकेशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, पेशेंट को जो है एक्यूट से सीवियर से और ज़्यादा फर्दर डैमेज जो है उस कंडीशन में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर गोल हो जाएगा टू प्रिवेंट एंड टू मिनिमाइज द रिस्क फॉर द कॉम्प्लिकेशन। इंटरवेंशन की हम बात करें तो एक जो है पेशेंट का वो क्लोज ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, बिल्कुल पेशेंट को एक क्रिटिकल केयर यूनिट में रखना चाहिए, उसका
24 आवर ऑब्जर्वेशन ज़रूरी है कि पेशेंट क्या कर रहा है ना, उसको किस तरह से जो है उसका हाइजीन मेंटेन करना, उसके वाइटल्स मॉनिटरिंग करना, डेली जो है उसका कंप्लीट ब्लड काउंट से जो है क्या उसको इफ़ेक्ट हो रहा है एंटीबायोटिक्स का, उसको आइडेंटिफाई करना, ताकि जो है इन्फेक्शन को एक्यूट कंडीशन में ही ख़त्म कर दिया जाए, उसका जो है क्रोनिकल डेवलपमेंट ना हो। पेशेंट के लिए क्या क्या ज़रूरी है, क्या एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंट है, क्या जो है उसको डाइट का इम्पोर्टेंट है, वो सारी चीज़ें समझा करके उस तरह एक प्रॉपर मैनेजमेंट करना ताकि कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट किया जा सके। पोस्ट ऑपरेटिव की अगर हम बात करें कि किसी भी तरह का जो है यहाँ पर अगर सर्जिकल इंटरवेंशन किया जाता है पेशेंट को, तो वहाँ पर पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग डायग्नोसिस हो सकती है, जैसे पेन रिलेटेड टू सर्जिकल प्रोसीजर। सर्जरी के बाद भी जो है वो पेन होता ही है सर्जिकल इंटरवेंशन की वजह से, क्योंकि इंसीजन दिया जाता है ऑपरेट करने के लिए, तो इंसीजनल साइट पर भी जो है वो पेन होगा। तो पेन को कंट्रोल करने के इंटरवेंशन जो है यहाँ पर भी सेम होंगे कि पेशेंट को आइडेंटिफाई करना, उसको कंफर्टेबल डिवाइस, कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड कराना, प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक एनाल्जेसिक्स मेडिसिन प्रोवाइड कराना, पेशेंट को डाइवर्शनल थेरेपी, रिलैक्सेशन थेरेपी, ये सब उसको प्रोवाइड कराना ताकि पेशेंट का पेन से कंसंट्रेशन जो है वो डाइवर्ट हो सके। ठीक है। नेक्स्ट, इनफेक्टिव कॉपिंग रिलेटेड टू चेंज इन बॉडी इमेज related to change in body image like surgical removal of bone और limb। ठीक है। तो अगर एम्पुटेशन करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा क्रोनिक डेवलपमेंट हो गया इन्फेक्शन का और बोन को जो है कट करके रिमूव किया जा रहा है, एम्पुटेशन किया जा रहा है, उस कंडीशन में जो है पेशेंट का कंप्लीट एक बॉडी इमेज चेंज होने की वजह से कॉपी मैकेनिज़्म जो है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है। पेशेंट इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है कि उसका जो लिम्ब था वो अब नहीं है, उसके बॉडी का जो पार्ट था वो नहीं है। ठीक है। तो उस कंडीशन में पेशेंट को जो है इंटरवेंशन करना, उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना, मोटिवेशन देना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर जो हमारा गोल होगा, टू इम्प्रूव द इफ़ेक्टिव कॉपिंग स्किल्स टू द पेशेंट। ठीक है। यहाँ पर जो गोल होगा इनफेक्टिव कॉपिंग रिलेटेड टू चेंज इन बॉडी इमेज के लिए, तो टू इम्प्रूव द इफ़ेक्टिव कॉपिंग मैकेनिज्म टू द पेशेंट। जो इंटरवेंशन होंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले जो है पेशेंट की कंडीशन को जो है वो असिस करना, पेशेंट को जो है एनकरेज करना कि उसके जो फियर है या जो उसका किसी भी तरह का उसको फील हो रहा है वो अपनी फीलिंग को शेयर करें, अपने जो फीलिंग को जो है शेयर करें। अगर वो हमारे साथ कंफर्टेबल नहीं है तो हम जो भी रिलेटिव्स हैं, जो भी फ्रेंड्स हैं, उनको बुला सकते हैं, उनके साथ तो अपनी जो प्रॉब्लम है, जो अपनी एंजाइटी है वो शेयर करें। ठीक है। उसके बाद जो है पेशेंट को एनकरेज करना है, मोटिवेट करना है कि जो है कोई बात नहीं, अगर उसका एक लिम्ब चला गया है तो क्योंकि ये इम्पोर्टेंट था, कंडीशन इस तरह की थी कि इसको रिमूव करना ज़रूरी था, उसका इम्पोर्टेंस उसको समझा रहा है कि अगर रिमूव नहीं किया जाता तो हो सकता है कि पेशेंट की डेथ हो जाए। अभी पेशेंट का लिम्ब चला गया है, बट ये जो है कि उसकी चांसेस ऑफ सर्वाइवल जो है वो इंक्रीज़ हो गए हैं। तो ये सारी बातें पेशेंट को समझाना, क्योंकि पेशेंट जो है जब तक उस ट्रूथ को जो है एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक इस कंडीशन से जो है, इस एंजाइटी, इस डिप्रेशन से जो है वो बाहर नहीं आएगा। ठीक है। तो इसके लिए पेशेंट को एनकरेज करना, पेशेंट और फैमिली मेम्बर को, स्पेशली फैमिली मेम्बर को जो है एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट जो है क्रिएट करने की ज़रूरत होती है। आसपास अगर दूसरे पेशेंट हैं तो उनको जो है इस तरह से समझा देना चाहिए बिल्कुल भी कि कोई भी नेगेटिव कमेंट जो है वो पेशेंट के बारे में ना बताएं, और हमको भी जो है ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह का कोई नेगेटिव कमेंट जो है हम पेशेंट के लिए पास ना करें, जिससे कि पेशेंट डीमोटिवेट हो। ठीक है। पेशेंट को जो है कहीं ना कहीं डिप्रेशन में पेशेंट चला जाए, तो इस तरह के नेगेटिव जो है वो बातें करने से हमको बचना चाहिए। किसी भी तरह का नेगेटिव टॉक जो है, नेगेटिव कमेंट जो है वो पेशेंट के लिए पास नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट जो है कि अगर पेशेंट को जो यहाँ पर फिर जब एम्पुटेशन कर दिया जाता है तो पेशेंट को एक इफ़ेक्टिव कॉपिंग मैकेनिज्म ये होता है कि पेशेंट को एक जो उसकी ट्रुथ है
कि अब उसका एक लिम्ब नहीं है तो उसको जो क्रेचर्स की ज़रूरत पड़ेगी वॉकिंग के लिए, जो है क्रेचर्स जो है, यानी कि अब उसके लिए जो बैसाखी है वही उसका सहारा हो जाती है। तो उसको किस तरह से, क्योंकि पेशेंट तो यूज़ करना जानता नहीं है किस तरह से उसको यूज़ किया जाए, तो उसको जो है पर्टिकुलर डेमोन्स्ट्रेट करके बताना, जो फिज़ियोथेरेपिस्ट होते हैं, ठीक है, जो रिहैबिलिटेशन सेंटर होता है हॉस्पिटल में, तो वहाँ पर जो है उन लोगों को स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दी जाती है ताकि पेशेंट के साथ वो जो है डेमोन्स्ट्रेट कर सकें क्रेचर्स का, इन सब का, और पेशेंट को जो है एनकरेज किया जाए कि पेशेंट जो रिहैबिलिटेशन प्लानिंग है उसमें मोटिवेट हो, एक्टिवली पार्टिसिपेट हो। क्रेचर्स जो हैं अगर वो उनका जो यूज़ है उनको किस तरह से यूज़ किया जाता है उनकी हेल्प से, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ जो है ज़्यादातर इफेक्ट होने वाला पार्ट वो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं। तो उस कंडीशन में पेशेंट को क्रेचर्स की ज़रूरत होती है कि उन क्रेचर्स की हेल्प से पेशेंट जो है वो चलना सीख ले। तो किस तरह से इफ़ेक्टिवली जो है क्रेचर्स का यूज़ किया जाता है, किस तरह से जो है क्रेचर्स की हेल्प से चला जाता है, वो सब पेशेंट को समझाना, एनकरेज द पेशेंट फॉर द वॉकिंग एंड डेमोन्स्ट्रेट द यूज़ ऑफ द क्रेचर्स। ठीक है, तो ये सारे जो ये सारे के सारे इंटरवेंशन जो है रिगार्डिंग द एक्सट्रीमिटीज़ एम्पुटेशन वो पेशेंट को बताना। ठीक है, अगर अपर एक्सट्रीमिटीज़ में ऐसा हुआ है, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में ऐसा नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में फिर पेशेंट को जो अपर एक्सट्रीमिटीज़ की कंडीशन में जैसे जो भी रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे पेशेंट अगर राइट हैंडेड था लिखने के लिए तो अब उसको लेफ़्ट हैंड से लिखने के लिए एनकरेज करना कि पेशेंट जो है वो एक हैबिट बनाए कि लेफ़्ट हैंड से वो कंटिन्यूस लिखना चालू करे। ठीक है, क्योंकि अब उसका राइट हैंड नहीं है, उसको जो है रिमूव कर दिया गया है। तो ये सारे के सारे जो है इस तरह के एडोप्टिव फैक्टर जो है वो पेशेंट को एनकरेज करना, ताकि पेशेंट जो अपनी कॉपिंग एबिलिटी है, जो कंडीशन है, उसको कोप करने के लिए जो है यहाँ पर मोटिवेट हो सके, एनकरेज हो सके। ठीक है, तो ये सारे के सारे यहाँ पर इंटरवेंशन किए जा सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन की हम बात करें तो कॉम्प्लिकेशन जो है वो देखने को मिल सकते हैं। नॉन हीलिंग वुंड, जो वुंड है वो हील नहीं हो पाता, अगर कोरोनिक इन्फेक्शन डेवलप हो गया है तो उसको रिकवर करना वहाँ पर लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। तो नॉन हीलिंग वुंड, सेप्सिस, कंटिन्यूस इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड होता जा रहा है। ठीक है, तो सॉफ्ट टिश्यू, सराउंडिंग टिश्यू जो भी है उनमें सब में इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड होता जाएगा। सेप्सिस की कंडीशन जो है वो बढ़ती जाएगी। इमोबिलिटी, परमानेंट इमोबिलिटी पेशेंट की हो सकती है जैसे जैसे इन्फेक्शन बढ़ेगा। अर्थराइटिस जो है वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है, बट ये चिल्ड्रंस में देखने को मिलता है कि अगर चिल्ड्रन के अंदर जो है वो मेटाफाइसिस में इन्फेक्शन डेवलप्ड हुआ है तो वहाँ से वो स्प्रेड होता हुआ जॉइंट तक चला जाता है। ठीक है, बट एडल्ट के अंदर जो है अर्थराइटिस उतना ज़्यादा कॉमन कॉम्प्लिकेशन नहीं माना जाता है। ठीक है, ऑस्टियोमाइलाइटिस हुआ है तो उसको अर्थराइटिस होने की रिस्क उतनी ज़्यादा नहीं है एडल्ट कंडीशन में, बट ये जो है चिल्ड्रंस के अंदर ज़्यादा सीवियर कॉम्प्लिकेशन कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट एम्पुटेशन। एम्पुटेशन वैसे सर्जिकल प्रोसीजर है, बट ये अपने आप में कॉम्प्लिकेशन भी है, क्योंकि पेशेंट की लिम्प जो है यहाँ पर सर्जिकली कट करके रिमूव की जा रही है, तो इसको भी अपने आप में एक कॉम्प्लिकेशन ही माना जाता है कि पेशेंट को अब बिना लिम्प के साथ जो है बाकी जो भी उसका जितना भी सर्वाइवल टाइम है उसको अब जो है अपने हाफ लिम्ब या बिना लिम्ब के, हो सकता है उसका एंटायर लेग जो है वो निकालना पड़े, तो पेशेंट का सिर्फ एक ही लोअर लिम्ब रह जाए, एक लोअर लिम्ब के बिना उसको जो सर्वाइव करने की आदत डालनी पड़े। तो ये सारे के सारे जो है कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करें एक रिवाइज करने की, समअप करने की, तो ऑस्टियोमाइलाइटिस यहाँ पर बोन मेरो का इन्फ्लामेशन ऑस्टियोमाइलाइटिस कहलाता है। ठीक है, रिस्क फैक्टर यहाँ पर काफ़ी अलग अलग रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। चिल्ड्रन जो है उनमें ज़्यादा होता है, ओल्ड एज में ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके अलावा मेल में ज़्यादा होता है, फीमेल में कम होगा। डायबिटीज़ अगर किसी को है उसमें होने की रिस्क ज़्यादा होती है। ठीक है, प्रीवियस इन्फेक्शन किसी को है, लो इम्यूनिटी है, डायबिटीज़ है, इन सब के लिए फेवरेबल कंडीशन है, रिस्क फैक्टर है। और अगर कॉज की हम बात करें तो यहाँ पर जो स्टेफाइलो ओरियस से सबसे ज़्यादा कॉमन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो कॉमनली इन्फेक्शन होता है वो किसकी वजह से होता है, स्टेफाइलो ओरियस की वजह से होता है। लगभग 50%
जो है केसेस इसी को देखने को मिलते हैं। अदर जो ऑर्गेनिज्म है उसमें ग्राम पॉजिटिव स्ट्रेप्टोकोकाई, एंट्रोकोकाई, ग्राम नेगेटिव में सुडोमोनास, गोनोकोकाई, ठीक है। एनिमल बाइट की वजह से हो सकता है। एसोसिएट कंडीशन लाइक सिकल सेल डिजीज़ है तो साल्मोनेला, एसटीडी है तो निजेरिया गोनेरिया, ये सारे पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म हैं जिसकी वजह से इन्फेक्शन जो है डेवलप्ड होगा। रूट्स की हम बात करें तो हेमेटोजिनस थ्रू द बर्ड, डायरेक्ट इंट्रोडक्शन, ठीक है, डायरेक्टली जो है ओपन फ्रैक्चर या बोन सर्जरी के टाइम जो है इन्फेक्शन आ जाता है। और कॉन्टेजियस यानी कि जो सराउंडिंग सॉफ्ट टिश्यू हैं उनके अंदर इन्फेक्शन होगा और फिर वो स्प्रेड होकर के बोन में आ जाता है। लोकेशन इन चिल्ड्रन के अंदर मेटाफाइसिस और एडल्ट के अंदर वर्टिब्रा कॉमन साइट मानी जाती है। टाइप्स की हम बात करें तो बेस्ड ऑन द बैक्टीरिया, पायोजेनिक, नॉन पायोजेनिक, एक्यूट एंड क्रोनिक, ये इसके टाइप्स हो सकते हैं। पैथोफिजियोलॉजी जो है हमने काफ़ी डिटेल में समझ ली थी, ठीक है, कि एब्सेस का फॉर्मेशन होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आकर ग्रोथ करेगा, एब्सेस बनाएगा, फिर एब्सेस जो है पस फॉर्मेशन होगा। पस फॉर्मेशन जब कंटिन्यूस बहुत ज़्यादा होगा नेक्रोटिक टिश्यू डेवलप करेगा, है ना। सिक्वेस्ट्रम यहाँ पे डेवलप्ड होगा, उसको जो है क्लोज करने के लिए इनवोकुलम जो है वो नई बोन सेल बन जाएगी, ठीक है। उसको भी जब पस जो है वो इनोकुलम को भी डैमेज करते हुए जो बिल्कुल बाहर स्किन तक जो है ड्रेन करेगी तो वो साइनस ड्रेनेज की कंडीशन बनेगी, जो कि मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड या मोस्ट सीवियर कंडीशन हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम की हम बात करें तो अर्ली कंडीशन में सिर्फ चिल्स, फीवर, रैपिड पल्स, जर्नल मैलिज एंड वीकनेस, ये सारे साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं। इन्फेक्शन जैसे जैसे बढ़ेगा सीवियरिटी बनेगी तो पेन बढ़ेगा, स्वेलिंग बढ़ेगी, टेंडरनेस बढ़ेगी, जिसकी वजह से इमोबिलिटी भी इंक्रीज़ होगी, है ना। ट्रूल एंड ड्रेनेज जो है वो क्रोनिक कंडीशन में देखने को मिलता है, यानी कि पस ड्रेनेज जो है वो क्रोनिक कंडीशन में देखने को मिलता है। डायग्नोस करने के लिए हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, सीबीसी, ईएसआर, ब्लड कल्चर, बोन बायोप्सी और एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, ये सारे डायग्नोस्टिक इवेलुएशन, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर किए जाते हैं। मैनेजमेंट की बात करें तो एक्यूट कंडीशन को जो है वो कई सारी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का यूज़ करके कंट्रोल किया जा सकता है। हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी यहाँ पर एडवांस ऑक्सीजन मेथड है, ऑक्सीजन थेरेपी है, जो कि हेल्पफुल होती है नेक्रोटिक टिश्यू को हील करने के लिए, नेक्रोटिक वुंड को हील करने के लिए। सर्जिकल इंटरवेंशन में यहाँ पर सर्जिकल डिकम्प्रेशन, डिब्राइटमेंट किया जाता है। नेक्रोटिक मटेरियल जो है, नेक्रोटिक बोन टिश्यू जो है उसको रिमूव करने के लिए, या यहाँ पर सिक्वेस्ट्रेक्टोमी जो है, जो सिक्वेस्ट्रम बन रहा है यानी कि नेक्रोटिक बोन सेल्स बन रही हैं उनको रिमूव करने के लिए किया जाता है सर्जरी। या एंटायर लिम्ब, बहुत ज़्यादा अगर क्रोनिक इन्फेक्शन डेवलप्ड हो चुका है तो एंटायर लिम्ब जो है उसको निकाल दिया जाता है, प्रोसीजर एम्पुटेशन कहलाता है, ठीक है। ये सारे के सारे इंटरवेंशन किए जाते हैं, ठीक है। कॉमन नर्सिंग डायग्नोसिस हम डिस्कस कर चुके हैं। एक्यूट पेन, इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, सेल्फ केयर डेफिशिएट, एंजाइटी, डिस्कम्फर्ट, रिस्क फॉर कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन में पेन एंड इनफेक्टिव कोपिंग, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन, अगर मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो पाता है, क्रोनिक कंडीशन डेवलप्ड हो जाती है तो उस कंडीशन में साथ ही साथ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। नॉन हीलिंग वुंड, सेप्सिस, इमोबिलिटी, अर्थराइटिस, ये सिर्फ चिल्ड्रन में ज़्यादा कॉमन है, एडल्ट में होने की रिस्क कम है अर्थराइटिस की, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रोथ बोन प्लेट है वो, ये ग्रोथ प्लेट जो है यहाँ पर ये मेनली एडल्ट में प्रेजेंट होती है। या हम बात करें कि जैसे एज की बात करें तो 5 ईयर के बाद ग्रोथ प्लेट यहाँ पर आ जाती है, तो ये बैरियर का काम करती है, ठीक है। तो ये इन्फेक्शन जो है वो मेटाफाइसिस से होता हुआ कहाँ पर नहीं जाता, कार्टिलेज तक नहीं जाता, ठीक है। और मेनली जो है जॉइंट में कार्टिलेज डैमेज होते हैं, ठीक है, अर्थराइटिस की कंडीशन में, ठीक है। तो वो यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है, ये सिर्फ चिल्ड्रंस में, जिसमें भी एज की हम बात करें तो 5 ईयर से कम की एज में देखने को मिलता है। अर्थराइटिस, एम्पुटेशन वैसे सर्जिकल प्रोसीजर है, बट एंटायर लिम्ब को कट करके अलग कर लिया जा रहा है, इसलिए इसको कॉम्प्लिकेशन भी माना जाता है, ठीक है। होमवर्क आपके लिए है, मेक नर्सिंग केयर प्लान फॉर ए पेशेंट हु डायग्नोज विथ
ऑस्टियोमाइलाइटिस। तो अपना होमवर्क अच्छे से करें, जो भी हमने नर्सिंग डायग्नोसिस यहाँ पर डिस्कस कर रही हैं ऑलरेडी, इनका आपको नर्सिंग गोल क्या होगा, इंटरवेंशन क्या है, रेशनल क्या होंगे, ये सब आपको लिखना है अपनी कॉपी में, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, तो आपको ये टॉपिक जो है होपफुली ऑस्टियोमाइलाइटिस के बारे में आपको नॉलेज हुई होगी, समझ में आया होगा। पैथोफिजियोलॉजी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, बट 2-3 बार आप इसको जो है रिवाइज कर लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। कुछ वर्ड डिफ़िकल्ट हैं, ठीक है, उनको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, इजीली जो है डायग्राम से जो है वो क्लियर हो रहा है यहाँ पर। आप इसको बिल्कुल रिवाइज करके जो है 2-3 बार रिवाइज करना पड़ेगा, बट आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप बिल्कुल मेरे से डाउट पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।